बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम टहलने के अंदाज में चौधरी अकबर के मकान की सिमत बढ़ने लगे। इक्का दुक्का मकानात चौधरी के घर के करीबो जवार में भी नजर आ रहे थे, इसलिए हमें उस तरफ आता देखकर चौधरी अकबर या उसके आदमी चुकन्ना नहीं हो सकते थे। अपने चेहरे छुपाने के लिए हमने चादर की पगड़ी बांधकर उसके लटकने वाले पहलू मुकामी अंदाज में अपने चेहरे के गिर्द इस तरह लपेट लिए थे कि सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं। चौधरी अकबर के मकान तक एक कच्चा ट्रैक जा रहा था और ये ट्रैक गाड़ियों के मुसलसल आने जाने की वजह से बना था। हम दोनों मकान वाली ठेकरी के गिर्द घूमकर उसकी पुश्त पर मौजूद पहाड़ी पर चढ़ने लगे और फिर एक मुनासिब बुलंदी पर पहुंचकर हम दोनों बैठ गए। मगर मकान की बनावट इस तरह थी कि इसका अंदरूनी हिस्सा फिर भी हमारी नज़रों से ओझल रहा। मकान के सामने के दाएं और पुश्त की तरफ बाएं कोने में दो मोर्चे बने हुए थे, गोया दोनों मोर्चे क्रास में थे और इन्हीं दोनों मोर्चों से मकान के चारों तरफ की निगरानी की जा सकती थी। मिट्टी के ब्लॉकों से बनी हुई दीवारें जिन्हें लपाई किया गया था अच्छी खासी बुलंद थी। हम वहां थोड़ी देर बैठकर मकान के अंदर घुसने के मंसूबे पर बातचीत करते रहे, मगर बज़ाहिर अंदर दाखिल होना मुश्किल नज़र आ रहा था। मज़ीद थोड़ी देर गुजार कर हम नीचे उतरने लगे। इस निगरानी का मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया था। हम रात को वहाँ आने का फ़ैसला करके नीचे उतर आए। असर का टाइम हो गया था। हम टहलने के अंदाज में चलते हुए वापस आबादी में पहुंच गए। पगड़ियां खोलकर हमने चादरों को कंधों पर रख लिया कि मुसलसल पगड़ी बांधे रखना हमारे बस से बाहर था। बाजार से गुजरते हुए जीन्स पहने हुए एक लड़की हमारी तरफ बढ़ी और करीब आकर नामानूस ज़ुबान में कुछ बोलने लगी। वो ज़ुबान मुझे फ़ारसी के मुशाबा लगी। लड़की की उम्र 24-25 साल थी और वो खासी खूबसूरत लड़की थी, मगर उसके चेहरे पर नज़र आने वाले तासुरात उसके अंदर अजीब सी बेरौनकी को उजागर कर रहे थे। इस कबील की काफ़ी लड़कियां हमने जंगल खेल में भी देखी थीं। उनके साथ उन्हीं की तरह के लड़के भी होते थे और ये अमूमन ग्रुप की शक्ल में नज़र आते, मगर हमारे साथ ये पहला मौका था कि कोई लड़की हमसे ऐसे मुखातब हुई थी। मैं इंग्लिश में बोला, वी कांट अंडरस्टैंड वाट आर यू सेइंग। आप क्या कह रही हैं, हम नहीं समझ सके हैं। आई सेड यू कैन गेट मी ऑन अ हैश सिगरेट। मैंने कहा, चर्च के सिगरेट के बदले आप मुझे हासिल कर सकते हैं। अब क्या ख्याल है? उसकी बात सुनते ही अमजद ने तंजिया लहजे में कहा, उसका कसूर नहीं है माजे, उसकी ज़िंदगी गुजारने के फ़लसफ़े ने इसे इतना ही समझाया है। बचपन ही से बुरी सोसाइटी और फिर मादर पिदर आज़ाद मुआशरे ने उनके अंदर अखलाकियात के नाम पर कुछ नहीं छोड़ा होता। वो लड़की हमारी आपस की बातों से ये समझ रही थी कि शायद हम उसकी ऑफ़र पर गौर कर रहे थे। मैंने उसकी मुल्तजी नज़रों को देखते हुए जेब में हाथ डाला। मेरा इरादा इसे चंद रुपये देकर अपनी जान छुड़ाने का था, मगर जेब में पड़ी हुई पाव भर चर्च से मेरा हाथ टकराया। ये चर्च मैंने ज़ाया करने के बहाने अपनी जेब में रख छोड़ी थी, मगर बाद में मेरे जहन से निकल गई थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि ये इसके हवाले ना करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरे ना देने से उसने कौन सा तौबा कर लेनी है। मैंने तो वैसे ही ज़ाया करनी है, वक्ती तौर पर ही सही, उसका दिल खुश हो जाएगा। मैंने चर्च का पैकेट निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। व्हाट इज़ दिस? उसने पूछा। हैश, मैं मुख्तसरन बोला। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो बेयकीनी से बोली, नहीं, ये हकीकत है, आप खोल कर देखें। उसने पैकेट लेकर खोला तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। वो चर्च की आदी थी और इसे खूब पहचान थी। वो मेरे साथ लिपटते हुए बोली, ओह, इतनी चर्च के लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी आपकी खिदमत कर सकती हूँ। क्या कर रही हो? मैंने खफ़त से इसे परे धकेला। क्यों, क्या मैंने गलत किया? वो परेशानी से बोली। गलत सही छोड़ो और यहाँ से फूटने की बात करो। अमजद, जो काफ़ी देर से खूनी नज़रों से मुझे घूर रहा था, गुस्सीले लहजे में बोला, मगर ये चर्च पैसे। वो गड़बड़ा सी गई। शायद उसका ख्याल था कि हम उससे चर्च के पैसे लेना चाह रहे थे, वरना इतनी मिकदार में चर्च बगैर किसी वजह के कोई पागल ही किसी के हवाले कर सकता था। चलो, इसे समझाना मुश्किल है। मैंने अमजद को बाजू से पकड़कर खींचा और हम दोनों इसे हक्का बक्का छोड़कर जनान खान की हवेली की जानिब रवाना हो गए। बस कोई खूबसूरत लड़की नजर आ जाए तो राल टपक पड़ती है जनाब की। अब क्या ज़रूरत थी पंगाबाजी की? उसकी ज़ुबान से हम नावाकिफ़ थे। तूने ज़रूर इंग्लिश झाड़नी थी, और दूसरा, तूने इतनी ज़्यादा चर्च उसके हवाले कर दी। वो उल्लू की पट्टी सारी की सारी आज ही फूंकने की कोशिश करेगी और जाएगी जान से। ये भी हो सकता है उसके पास ये चर्च कोई आवारा ग्रुप देख ले तो वो इसे ज़िबा करने से भी नहीं रुकेंगे। मैंने इसे जवाब देने की कोशिश ना की और खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मोड़ मुड़ते वक्त मैंने पीछे देखा
तो वो लड़की इसी तरह अपनी जगह पर खड़ी हमें देख रही थी। जनान खान की हवेली तक अमजद के कोसने जारी रहे। चौकीदार ने हमें देखते ही सलाम कहते हुए दरवाज़ा खोल दिया। हम दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ गए जिसमें हमें बेहोशी की दवाई मिला कहवा पिलाया गया था। शाम का टाइम हो गया था। हम आमने सामने चारपाइयों पर बैठ गए। मेरे जहन में तो एक और प्लान आया है जानू। क्या? मैंने पूछा। क्यों ना हम चौधरी अकबर को रास्ते में रोककर अगवा करने की कोशिश करें, जिस तरह दग्गन में तूफान खान को अगवा किया था। माजे मियाँ, पहली बात तो ये है कि तूफान खान आखिर तक ये नहीं समझ सका था कि हम उसके खिलाफ क्या करने वाले हैं, क्योंकि बतौर दुश्मन वो हमसे नावाकिफ था, वरना इतनी आसानी से कभी भी काबू ना आता। दूसरा, वो अकेला था और इस बुज़दिल चौधरी अकबर ने तो 5-6 बॉडीगार्ड्स हर वक्त अपने साथ लगाए होते हैं, और इसे रास्ते में रोकने का नतीजा सिर्फ मुकाबले की सूरत में निकलेगा, जिसमें उसे जिंदा पकड़ना कारे मुहाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि चौधरी अकबर हमारी सूरतों से अच्छी तरह वाकिफ है। इस वजह से तेरा ये प्लान बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। तो फिर हवेली में घुसने की कोशिश करना पड़ेगी, वरना इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। हाँ, अब तुमने सही कहा, मैंने उसकी तायीद की। इसके अलावा और कोई सूरत भी इन हालात में काबिले अमल नहीं है, मगर हवेली में घुसना भी तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। और अगर हम अचानकपन हासिल करने में नाकाम रहे तो शायद चौधरी अकबर भाग जाए। यूं भी वो किला बंद होंगे और अपने घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ, जबकि हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके घर में कमरे कितने हैं। इस बारे जनान खान से मशवरा करते हैं, शायद कोई मुनासिब सूरत निकल आए, मैंने कहा, और वो खड़ा हो गया। आओ फिर अभी चलें, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमें आज रात ही अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए। माजे, मैं तुमसे भी ज़्यादा बेचैन हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि हम तेज़ी में दुरुस्तगी भूल जाएं। इस मर्तबा अगर चौधरी अकबर हमसे भाग गया तो शायद ज़िंदगी भर न मिले। मगर अमजद खामोश रहा। हम जनान खान के कमरे की तरफ बढ़ गए। जनान खान कमरे में जागीरदार खान से गपशप करता हुआ मिला। हमारे अंदर दाखिल होते ही वो पखैर कहते हुए उठ खड़ा हुआ। हम मुसाफा करके बैठ गए। उसने बैठते ही पूछा, सुनाओ भाई, क्या रहा? हवेली देख ली है, अब आपसे मशवरा करने आए हैं ताकि कोई हतमी लाहे अमल तय कर सकें। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, आप सूरत हाल की वजाहत करें ताकि मुझे मशवरा देने में आसानी रहे। मलक साहब, बात सिर्फ इतनी है कि हम चौधरी अकबर को ज़िंदा पकड़ना चाहते हैं, जबकि उसकी हवेली में हमें काफ़ी सख्त पहरा नज़र आया है, और अंदर घुसने की सूरत में अंदेशा है कि दो बदो मुकाबले की नौबत आ जाएगी, जिसके नतीजे में चौधरी का ज़िंदा हमारे हाथ आना कुछ मुश्किल सा लगता है। बल्कि ऐसी सूरत पेश आने पर उन पर काबू पा लेने के चांसेस भी 50% हैं। दूसरा, अगर हम इसे रास्ते में रोककर पकड़ने की कोशिश करें तब भी बात नहीं बनेगी कि एक तो हमें वो शक्ल से जानता है और इसके अलावा उसके साथ 4-5 बॉडीगार्ड्स भी होते हैं, तो यहाँ भी वही सूरत हाल दरपेश होने का खतरा है। काफ़ी देर मगजमारी करने के बाद हमने आपसे रहनुमाई लेने की बाबत सोचा है, इस ज़िम्मन में आप कहीं इस सोच में ना पड़ जाना कि हमें आपकी जिस्मानी तौर पर मदद चाहिए। हमें तो बस किसी मुनासिब मशवरे की ज़रूरत है। ब्रादर, अपनी मदद की पेशकश मैं इससे पहले भी आपको कर चुका हूँ और दोबारा भी यही कहूँगा कि मैं और मेरे बंदे बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी कबाहत है कि चौधरी अकबर के ख़िलाफ़ आप हमें सिर्फ रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुल्लम खुल्ला उसके ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई में आपके शाना बशाना नहीं लड़ सकते, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में मलक दिलशाद खान और सब्ज़ अली खान, जिनके साथ चौधरी अकबर के अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ख़िलाफ़ मैदान में उतर आएंगे। उनके नज़दीक चौधरी से मेरी दुश्मनी की वजह कारोबारी रकाबत होगी। वो दोनों भी इसी कारोबार में मुलविस हैं, और आज अगर मैं चौधरी अकबर को रास्ते से हटाने का इक़दाम कर सकता हूँ तो कल कला इनके ख़िलाफ़ भी इस किस्म की कोई कार्रवाई कर सकता हूँ। हालांकि मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन फिर भी उनकी मुखालफत मेरे लिए छोटे मोटे मसाइल पैदा कर सकती है। मलक साहब, आप मौजू से हट गए हैं। मैंने कहा, ये सारी बहस हम कर चुके हैं और हमें आपकी मजबूरियों का भी एहसास है। इसके बावजूद भी अगर हमें आपकी ज़रूरत होती तो हम कतल न कतराते, मगर आपकी मदद हासिल करके भी हम इसे सिर्फ कत्ल करने में ही कामयाब हो सकते हैं, जबकि हमारा इरादा इसे ज़िंदा पकड़ने का है। आप कोई मुनासिब तरकीब बताएं, कोई अच्छा सा मशवरा दे दें और बस, बाकी इंशाल्लाह हम खुद उससे निबड़ लेंगे। वो गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हे कमरे में खामोशी छाई रही और फिर इस खामोशी को जनान खान की आवाज़ ने ही तोड़ा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, चौधरी अकबर के पास तकरीबन 7 या 8 बंदे हैं। घर से बाहर निकलते वक्त उसके साथ 5 या 6 बंदे मौजूद रहते हैं। इसका मतलब है उसकी गैर मौजूदगी में उसकी हवेली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे हाज़िर होते हैं और उनसे आँख बचाकर
अगर आप लोग हवेली में घुस जाओ और चौधरी अकबर के कमरे में छुपकर बैठ जाओ तो उस पर काबू पाना कतई मुश्किल साबित नहीं होगा। अब उसकी गैर मौजूदगी में आप उसके घर में उसके मुलाजमीन की नज़र बचाकर कैसे दाखिल होते हैं, ये आपकी अपनी स्वाबदीद है। बात तो फिर भी वहीं की वहीं रही। आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हम अगर उसके बंदों को हलाक कर कर अंदर छुपते हैं तो चौधरी अकबर वापसी पर उनकी गुमशुदगी को महसूस करते ही चुकन्ना हो जाएगा। उसका भी एक तरीका है, वो किसी माहिर उस्ताद की तरह बोला, मगर इसमें अखलाकी कदरों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं समझा नहीं। देखो उमर जान, औरत हमेशा मर्दों की कमजोरी रही है। बड़े बड़े अक्लमंदों को ये होशो खिर्द से बेगाना कर देती है। अगर तुम कोई ऐसी औरत तलाश कर सकते हो जो चौधरी अकबर के मुलाजमीन को चंद लम्हों के लिए ड्यूटी से गाफिल कर दे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ओह वेरी गुड, मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकला। वाकई आप सरदारी के लायक हैं। बहुत खूब। ये ऐसी तजवीज़ है कि हमारा दिमाग कभी भी इस तक रसाई हासिल न कर सकता। मेरे तारीफ़ी जुमले सुनते हुए जनान खान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जागीरदार कहने लगा, परसों मलक अमजद खान के बेटे की शादी है और चौधरी अकबर लामहल्ला उसमें शिरकत के लिए जाएगा। तुम परसों तक कोई औरत तलाश कर लो और इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। गुड। मैं खड़ा हो गया। अब हम चलते हैं। चलो अमजद, खाना खाकर चले जाते। जनान खान ने मशवरा दिया। नहीं, खाना इंशाल्लाह वापसी पर खाएंगे। मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अमजद ने भी मेरा साथ दिया। कुछ मुझे भी तो पता चले, कहाँ चल दिए? कमरे से निकलते ही अमजद ने पूछा और मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में इसे सारी बात बता दी। यार, मशवरा तो अच्छा है मगर बात कुछ मायूब है। हम शरीफजादी थोड़ी इनके पास भेजेंगे, मगर ऐसी लड़की आएगी कहाँ से? यार, मेरा इरादा इसी लड़की को इस्तेमाल करने का है जिसे थोड़ी देर पहले मैंने पाव भर चर्च दी थी। अब तक वो तेरे जहन से निकली नहीं। अच्छा, दफ़ा करो इसे। तुम बताओ किसको भेजें? इस कैटेगरी की कई मिल जाएंगी। शायद वो हमारे साथ मुखलिस ना हो, जबकि उस पर हमारा बहुत बड़ा एहसान है। उम्मीद है वो हमें धोखा नहीं देगी। अच्छा मलक साहब, वही सही, मगर सोच लो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। और दूसरा, वो मिलेगी कहाँ? बाजार का चक्कर लगाते हैं, शायद मिल जाए। मैं उम्मीद भरे लहजे में बोला और अमजद सर हिलाकर रह गया। हम उसी रास्ते पर चल पड़े जहाँ हमें वो लड़की मिली थी। वैसे ये टाइम मुनासिब नहीं है। इस अंधेरे में हम इसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे? लाहौर या कराची का बाजार तो नहीं है कि रोशनी हो। बाजार में अच्छी खासी रोशनी होती है। पेट्रोमैक्स के जलने और जनरेटरों से जलाई गई ट्यूब लाइट्स की रोशनी में हम इसे पहचान लेंगे। तुम तो खैर इसे अंधेरे में भी पहचान लोगे। जनाब को आखिर उससे गले मिलने का शर्फ हासिल हो चुका है। उसने मुझे छेड़ा। बकवास करना कोई तुमसे सीखे। क्यों गलत कहा है? वो मुस्कुराया, मगर इसे जवाब देने के बजाय मैं इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाने लगा। हम उसी जगह पहुंच चुके थे जहां वो हमें मिली थी। उस जगह रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था और हम शायद इसी रो में आगे बढ़ जाते, मगर अचानक रास्ते से बाएं जानिब एक सुर्ख नुक्ता चमकता हुआ नजर आया। माजे, उस तरफ कोई सिगरेट नोशी में मसरूफ है। चलो, उसने मेरी तायीद की। सिगरेट पीने वाला जो भी था उसने हमारी आवाज़ सुनकर किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। मैंने जेब से पेंसिल टार्च निकालकर उसकी सिमत जलाई तो खुशी के साथ हमें हैरत का शदीद झटका लगा। वही लड़की दरख्त के तने से टेक लगाए सिगरेट नोशी में मसरूफ थी, और ये कहने की तो गालबन ज़रूरत नहीं कि वो सिगरेट चर्च के भरे हुए थे। अपनी पसंदीदा चीज़ मिलने के बाद उसने मज़ीद दाएं बाएं फिरना पसंद नहीं किया था और वहीं बैठकर अपनी हसरतें पूरी करने लगी थी। हमारे करीब पहुंचने का भी उसने कोई नोटिस नहीं लिया और इसी अंदाज में बैठी रही। हेलो गुड गर्ल, मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा की। कौन? उसने नशे से बोझल आंखें उठाईं। ये हम हैं। मैंने टार्च का रुख अपने चेहरे की तरफ किया। यू स्वीट बॉय। वो खड़े होकर मुझसे लिपट गई। मुझे पता था तुम ज़रूर वापस आओगे। मैंने नरमी से उसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर कहा। अच्छा, वो कैसे? बस मेरा दिल कह रहा था। उसने एक दफ़ा फिर मुझसे लिपटने की कामयाब कोशिश की। अच्छा, अब इससे मिलो। मैंने इसे दोबारा खुद से अलहदा करके अमजद की तरफ मुतवज्जा किया। ओह सॉरी। उसने अमजद की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। इन पर तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। हाँ, जानू की मौजूदगी में मैं खाक नज़र आता? अमजद उर्दू में बोला। क्या कहा? उसने पूछा। मैंने कहा थैंक यू। अमजद मुस्कुराया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसने भी जवाबन मुस्कुराहट उछाली। वो लहजे और अंदाज से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही थी। यूं भी चर्च का नशा पीने वालों की अकल को अफ्यून, हीरोइन या कोकीन की तरह खबत नहीं करता, बल्कि कहने वालों से तो यहाँ तक सुना है कि शराब और भंग का नशा भी चर्च से ज़्यादा होता है।
बहरहाल इन खराफात से अल्लाह ताला की ज़ात ने आज तक महफूज रखा है, इसलिए इस बारे मेरी मालूमात वाजबी सी हैं। अलबत्ता इस वक्त इस लड़की की अदात व अतवार में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे पता चलता कि वो नशे में है। अच्छा, हम तुम्हें लेने आए हैं, हाँ चलो। मेरा हाथ थाम कर उसने बगैर किसी हिचकिचाहट या झिझक के मेरे साथ कदम बढ़ा दिए। उसके पुरइत्माद अंदाज ने मुझे हैरतज़दा कर दिया था, मगर बाद में सोचने पर मुझे उसका ये अमल इतना हैरानकुन ना लगा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके छीनने का इसे कोई अफसोस होता। वो कोई मशरकी लड़की तो थी नहीं कि अपनी इज्जत व असमत का खौफ करती। दौलत से वो कबील वैसे ही तेही दामन होती है। ले दे के एक चर्च ऐसी चीज़ थी जो उसके नज़दीक कीमती थी, मगर वो हम खुद उसके हवाले कर चुके थे, तो छीन लिए जाने का डर कैसा। थोड़ी देर बाद हम जनान खान की हवेली में पहुंच गए थे। दरबान ने इसे देखते ही मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। जनान खान को बता देना कि हम वापस पहुंच गए हैं। मैंने दरबान को बता दिया और उसने असबात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। लड़की को लिए हम सीधे मेहमान खाने में पहुंचे। कमरे के अंदर ट्यूबलाइट जल रही थी जो जनरेटर की मरहून मिन्नत थी। जनरेटर के चलने की हल्की हल्की आवाज़ हमारे कानों में आ रही थी और वो इस वसी और रीज़ हवेली के किसी कोने में रखा गया था, वरना नज़दीक होने की सूरत में जनरेटर की आवाज़ कानों को काफ़ी नागवार गुजरती है। बैठो, मैंने चारपाई की तरफ इशारा किया और वो आहिस्ता से बैठ गई। अब तक उसने हमारे मकसद के मुतल्लिक नहीं पूछा था कि हम क्यों इसे साथ ले आए थे, और इसका मतलब यही था कि उसने अपने तौर पर कोई मतलब अखज़ किया हुआ था। वो जीन्स की पतलून और हल्के सुर्ख रंग की शर्ट में मलबूस थी। उसके लिबास की हालत देखते हुए कहा जा सकता था कि इसे पानी की सूरत देखे काफ़ी अरसा बीत चुका है, और यही वजह थी कि उस लड़की के बदन से काफ़ी नागवार सी बू उठ रही थी। मेरा नाम जान है और इसका अमजद। आपका नाम? आप मुझे लिज़ा कह सकते हैं। अच्छा मिस लिज़ा, सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि नहा लें, इसके बाद खाना खा लेंगे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो घबरा गई। ठीक किधर हो? आईना देखा है? भूत नज़र आ रही हो। मगर नहाकर पहनूंगी क्या? उसने जान छुड़वाना चाहिए। कपड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने इसे बाजू से पकड़कर बाथरूम की तरफ धकेला और वो मरे मरे कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसके बाथरूम में घुसते ही मैंने अमजद से कहा, तुम बैठो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? लिज़ा के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करने। बाजार जाओगे? नहीं, जनान खान से कहता हूँ। ठीक है। मैं बाहर की तरफ चल पड़ा, मगर इससे पहले कि मैं कमरे से निकलता, जनान खान अस्सलाम वालेकुम कहते हुए जागीरदार के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। आए मलक साहब, मैं आप ही की तरफ जा रहा था, हुक्म करो। जनाना शलवार कमीज चाहिए थी। खैर तो है? वो मानी खेज मुस्कुराहट से बोला। हाँ, बस एक लड़की को हम पकड़ लाए हैं, मगर वो है गैर मुल्की। अब इसे अपने इलाके की औरत का रूप देना है। शलवार कमीज तो मुश्किल है, अलबत्ता मुकामी लिबास ले आता हूँ। वो कमरे से निकल गया। उमर जान साहब, ये औरत किधर से मिल गई? जागीरदार अमजद के साथ चारपाई पर बैठ गया और मैंने मुस्कुराते हुए इसे लिज़ा के मिलने की कहानी सुना दी। जारी है।